तो दोस्तों 2021 के सोशियोलॉजी के पेपर को डिस्कस करते हैं, पेपर वन को। यहाँ पर मैं आपको चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले बताना कि हम स्लीपी के रिसोर्सेज यूज़ करेंगे आंसर्स को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों स्लीपी के रिसोर्सेज में जैसे जो हम बहुत से, आपको पता है कि हमारा कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके बियॉन्ड भी दोस्तों हम कुछ पेड मॉड्यूल्स भी रन करते हैं, जहाँ पर हम जो यूट्यूब के वीडियो से चलो हैं ही, उसके बियॉन्ड कुछ वैल्यू एडिशन टॉपिक्स बताते हैं, कुछ करंट अफेयर्स। देन उसके बियॉन्ड हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं, एंड वो टेस्ट सीरीज भी अब डिफरेंट तरह की आ चुकी हैं अब तो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको मैं यूज करूंगा, एंड ताकि थोड़ा सा इसको मैं प्रमोट भी कर सकूं अपने कोर्स को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है, एंड हम क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। सबसे 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 ज्यादा हम यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपको क्वालिटी कंटेंट देना चाह रहे हैं। एंड दोस्तों इसका फायदा भी हो रहा है, ग्रास रूट लेवल से हमारे देश में अब जगह जगह से अब बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनना शुरू हो चुके हैं, एंड टेस्टिमोनियल्स हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। बड़ा जो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होती है, 1 साल बाद हमें मौका मिलता है पेपर डिस्कस करने का। तो सबसे पहला दोस्तों मुश्किल सवाल था, मतलब एज सच मैं बोलूं कि बच्चों कहें कि भाई एकदम से जो डे वन पे जो पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उनको लगे कि ये सवाल आराम से हो जाएगा, नहीं। वो कह रहे हैं कि यूरोप जो दुनिया का जो कह रहे हैं कि पहला एंड इकलौती ऐसी जगह थी जहां पे मॉडर्निटी इमर्ज हुई, ठीक है। तो क्या ये बात सही है गलत है, आपने कमेंट बताना है करके कि सर बात में क्या दम है या क्या नहीं। तो इसमें आपने यूरोप के बारे में जैसे सबसे पहले ही आपको बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा मॉडर्निटी को, कि मॉडर्निटी होती क्या है। मॉडर्निटी के फीचर्स बताने पड़ेंगे अगर आप चाहें तो, एंड आप बता सकते हैं कि ये सर बात में दम भी है कि सबसे पहले ही जैसे डार्क एजेस के अंत के बाद एनलाइटनमेंट की एरा है ना, ये क्लास नोट्स में से मैंने आपको थोड़ा मार्केटिंग, दोस्तों साथ साथ मार्केटिंग चलेगी, ठीक है, कि एनलाइटनमेंट और न्यू इन्वेंशन, डिस्कवरीज, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, ये सब यूरोप में चल रहा था। इसका आफ्टरमाथ हम देखते हैं कि अमेरिका में भी नए नए अर्बन शहर ये वो बनने शुरू हुए, अर्बन सिटीज आ गई, अर्बन सेंटर्स आ गए। देन प्रोमिनेंट थिंकर से यूरोपियन थे प्राइमरीली, एंड फिलोसफी और साइंस दोनों में ही बदलाव देखने को मिला। तो ये यूरोप है, लेकिन पैरेलली बहुत सी और जगहों पर भी सिस्टम शुरू हो चुका था। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है वैसे कि मॉडर्निटी के साथ साथ अगर हम बोलें कि मॉडर्निटी है क्या, तो ऐसे जैसे अगर आप रिट्जर पढ़ते हैं, रिट्जर में भी आपको कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज मिलते हैं कि आपको जो वहां पर रिट्जर में पढ़ने को मिलता है कि इवन की मिडिल ईस्ट की जो बहुत सी जगहें थी जहां पर ऐसे प्रोमिनेंट कल्चर चल रहे थे जो कि अभी मॉडर्न कल्चर्स के हिसाब से जो लगता है वैलिड आंसर बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ओपन एक यूपीएससी ने आंसर बनाया हमारा कि ओपन छोड़ दिया कि आपने इसको जो बेहतर तरह से आंसर चाहते हैं बनाना, कैसे आप पर डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन मॉडर्निटी डिफाइन करके हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन था एथनो मेथडोलॉजी पर नहीं होकर आपसे पूछा गया कि क्या वो रिलायबल और वैलिड डेटा लेकर आती है, आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो हमने जगह जगह ये सवाल इनके आसपास कवर किए, लेकिन आपको मैं ब्रॉडर एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। पहले आपको बताना पड़ेगा सर कि एथनो मेथडोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो इसमें ना ये देखो, एथनो मेथडोलॉजी है, ये इंटरप्रेटिव स्कूल को बिलोंग करती है, ठीक है। तो इसलिए जब आप इंटरप्रेटिव स्कूल को बिलोंग करते हैं एंड उसके बारे में जब आप क्रिटिसिज्म लिखना शुरू करते हैं कि कैसे उसका डेटा जो रिलायबल या वैलिड होता है या नहीं होता, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो इनएडिक्वेट जो जैसे हो सकता है क्योंकि जो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अकाउंट्स रहते हैं, तो इसीलिए जो डेटा की हम बोलें कि अब ओवरऑल रिलायबिलिटी लो हो भी सकती है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे जो ग्रांड थियरी मेकिंग एक्सेट्रा की प्रोसेस में जाते हैं, तो इसीलिए जो क्रिटिसिज्म ऑफ जो इंटरप्रेटिव थियरी है वो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो देखो यूपीएससी लेवल एग्जाम है, आपको थोड़ा बहुत तो जो तोड़ मरोड़ कर जोड़कर आंसर बनाने पड़ते हैं, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे ना। यूपीएससी को भी दाद देनी पड़ती है हमें कि यूपीएससी बहुत बढ़िया सवाल बनाता है अकॉर्डिंगली, लेकिन हम कंटेंट अपना रेडी रखें ताकि हम बढ़िया आंसर वहां पर दे पाएं, उसको अपने कंटेंट को थोड़ा मोल्ड करके, ठीक है। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे आपको चैलेंजेस पूछे गए सेंसस मेथड में, ठीक है, कि जो डेटा कलेक्ट करने अगर करेंगे सेंसस में, देखो अभी जैसे 2021 की अगर हम बात करें, 2021 सेंसस ईयर था एंड सेंसस के ऑपरेशंस वगैरह की यहाँ पे बात थोड़ा कोविड के चलते पीछे चली गई है। तो ये जो डेटा कलेक्ट करना वैसे ही मुश्किल हो गया ना, कोविड है, कोविड में जैसे हो सकता है जो डेटा कलेक्ट करने जाए उसको कोविड ना संक्रमण हो जाए कहीं पे, अगर ऐसा जो एक सेंटर जहाँ पे चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर पे जाके चाहते हैं कलेक्ट करना, वहां पर हो सकता है कि क्वारंटीन किया हो, किसी को डेटा ना मिल पाए हमें कि किसी की तबीयत कैसी है, बहुत से लोग डिस्प्लेस भी हो गए, तो है ना, जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स एक्सेट्रा। तो इसीलिए जो डेटा कलेक्शन की सेंसस मेथड में कोविड की तरह से इमेजिन करके आंसर बनाया जा सकता है। तो अभी ओवरऑल जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज में हमने एक सवाल पूछा, मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा दिया, ठीक है। टेस्ट सीरीज वालों ने तो चलो इसके पैसे दिए थे, अभी हम इसको ओवरऑल जो पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो
आने वाले सालों में जैसे हम कुछ कुछ क्वेश्चन बदलते रहते हैं, ब्रॉडर क्वेश्चंस की जैसे क्या थीम चल रही है, तो यहाँ पर आप देखिए वो कह रहे हैं जो प्रॉब्लम जो सोशियोलॉजिस्ट फेस करते हैं डेटा कलेक्शन में, वो प्रॉब्लम्स देखना शुरू कीजिए क्या क्या हो सकती है। ठीक है कि टारगेट पॉपुलेशन हमने सही नहीं चुनी जिस पे हमने डेटा कलेक्ट करना है, सेंसस में पूरी आबादी पे किया जाता है, देन रिसोर्सेज नहीं है, इतना बड़ा ऑपरेशन है, पैसे कहाँ से आएंगे, अभी हेल्थ के बारे में हम पैसा चाहते हैं खर्च करना, तो सेंसस के बारे में खर्च करना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमने कुछ और कैसे अंत में सिर्फ आप प्रॉब्लम्स मत बताइए, आप कैसे डेटा कलेक्शन को बढ़िया कर सकते हैं बताइए। देन बताइए सर कास्ट सेंसस को भी लेके बात चल रही है, उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, सोशल सर्वे का ये मेथड होता है एटसेट्रा, है ना। चीजें जोड़िए तोड़िए, थोड़ा सोशलॉजिकल बनाइए, मजा आएगा। ठीक है, एंड देन दोस्तों ये ना जो पहले 5 सवाल होते हैं ये हमेशा ही अच्छे करने चाहिए। डर्कहाइम की थ्योरी की बात करते हैं, डीओएल की, क्या आज के समाज में रेलिवेंट है या नहीं है। आप बोलेंगे सर यस मॉडर्न वर्ल्ड में रेलिवेंट है लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो आपको पहले इसलिए जो डर्कहाइम की डीओएल की थ्योरी बतानी पड़ेगी, होती क्या है, कि कॉजेज क्या थे, अभी जो प्राइमरी जो कॉज क्या था प्रिमिटिव टाइम्स में, अन मॉडर्न टाइम्स में क्या क्या इसमें है, कैसे एबनॉर्मल भी हो जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बताना पड़ेगा सर कि आज अगर ये सोशल फैक्ट एग्जिस्ट करता है मॉडर्न वर्ल्ड में तो इसके कारण क्या क्या है ना। ये इजीली कवरेबल है कि आप बोलते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है उसके कारण एंड अकॉर्डिंगली, लेकिन हम बोलते हैं जब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी आती है एंड रादर जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहां पर इंडिविजुअल अकेले भी बहुत सारा काम कर पाता है। तो डेनियल बेल पे मैंने एक शॉर्ट बना के डाला हुआ है वहां पर, ठीक है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं डर्कहाइम की थ्योरी को थोड़ा सा यहां पर थोड़ा काउंटर करने के लिए। गेटिंग इट? तो मुश्किल सवाल नहीं है मेरे मानने में, लेकिन हम इसको आराम से जो चीजों को इकट्ठा करके आंसर बना सकते हैं। ओके, मैक्स वेबर की थ्योरी की बात करते हैं, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की क्रिटिकली एग्जामिन कर दो कि वेबर जी ने जो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात की, देखो हमने सिंपल सा रूल बनाया हुआ है, इसमें मुश्किल क्यों नहीं होता। अगर हमें मैक्स वेबर की थ्योरी की बात करते हैं उसके क्रिटिसिज्म लिखना है तो हम मार्क्स या किसी और की बात कर सकते हैं, मार्क्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज करना हो तो वेबर की थ्योरी यूज कर लो, है ना। तो ये आपस में यूज किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा ही इनकरेज करते हैं कि आंसर आप देखना शुरू करो। आंसर देखना शुरू करते हो, क्वेश्चन देखना शुरू करते हो, तो क्वेश्चन देख के आपको बात समझ आनी शुरू होती है। मुझे डेटा जो मैंने दिमाग में इतने सारे मैंने जो नोट्स पढ़े हैं, इतने वीडियोस देखे हैं, उसको मैं जोड़ूं कैसे, है ना। तो इसीलिए जैसे एक धागे में पिरोते हैं ना चीजों को, बहुत सारी चीजों को, एक फूल कहीं से लिया, एक फूल कहीं से लिया, तो उसी तरह से हमें अपने आंसर को बनाना पड़ता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ना, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया जो कंपलसरी नहीं है, किसी ने किया होगा तो उसको अकॉर्डिंगली दे कैन सी कि कैसे हमने क्वेश्चन बनाया, आंसर बनाया। ओके ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी होती जा रही हैं चीज़ें, तो सोशियोलॉजी को बाकी सोशल साइंसेस के साथ आप कैसे रिलेट करते हैं, आपसे वो पूछा गया। ठीक है, तो सोशियोलॉजी को वेरियस हम जो साइंसेस सोशल साइंसेस का रिलेट करते हैं, पूरा पढ़ते हैं इनको हम, एंड उनसे क्या बोरो करते हैं, एंड देन कि क्या सोशियोलॉजी आइसोलेशन में जन्म लिया इसने। हम बोले कि नहीं सर ये भी नहीं है, बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स, फिलोसॉफिकल थिंकर्स, जन्म ही उसका ऐसे हुआ था कि बहुत सारी मल्टी डिसिप्लिनरी थी, एंड आफ्टरवर्ड्स आज भी हम जैसे देखते हैं कि जो सोशियोलॉजी का स्कोप है बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी है। जगह जगह से आप बोरो कीजिए एग्जाम्पल्स, वहाँ से हम क्या बोरो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री को कैसे बोरो किया गया, मार्क्स ने यूज़ किया। इकोनॉमी को कैसे यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स को, कि हम सप्लाई डिमांड या फिर मार्केट बिहेवियर या फिर फाइनेंस में यूज करते हैं ना। तो आप इसको एग्जांपल बताइए कि सर कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी होती जा रही हैं चीजें। शुरुआत में थोड़ा सा जैसे शुरुआत में थी, एंड देन उसके बाद कोशिश की गई कि एक डिस्टिंक्ट बनाया जाए, एक बॉडी ऑफ नॉलेज, लेकिन अभी और मल्टी डिसिप्लिनरी होता जा रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड रे पॉसन एटसेट्रा को आप कोट भी कर सकते हैं। ओके देन वो कह रहे हैं कि कितना सोशियोलॉजिस्ट जस्टिफाइड है पॉजिटिविस्ट अप्रोच यूज करने के लिए, जो हमारी सोशल रियलिटी समझने के लिए। ठीक है, कि पॉजिटिविज्म के बारे में आपने बताना है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ है कि क्या पॉजिटिविज्म हमारे सोशल रियलिटी को समझ सकता है या हमें इंटरप्रेटिविज्म ही चाहिए होगा, है ना। जो इसमें मुश्किल सवाल नहीं है कि पॉजिटिविज्म वर्सेस इंटरप्रेटिविज्म, उसकी डिबेट है जो, एंड वो डिबेट आराम से कवर की जा सकती है पूरे कोर्स में, नोट्स में, यूट्यूब पे जगह जगह डिस्कस की हुई है। इनफैक्ट पॉजिटिविज्म की कमियां उजागर करते हुए, उसको इंप्रूव करते हुए वीडियो भी बना के डाला हुआ हमने पोस्ट पॉजिटिविज्म में, कि कैसे और बेहतर सोशल रियलिटी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सूटेबल इलस्ट्रेशंस भी आप वहां निकाल सकते हैं कि कैसे आप वेरियस जो फिनोमिनास को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं एंड पॉजिटिविस्टिक होके करते हैं। जहां पर आप जो आप अगर आप बोले वो जो नाई वाला आपको याद है पूरा फ्रेमवर्क, जिस चीज ये फ्रेमवर्क याद है प्लीज कॉमेंट करके मुझे नीचे बताओ। ओके ठीक है, देन उसके बाद जो सोशियोलॉजी को कॉमन सेंस से कैसे रिलेट करना, अगेन स्लाइटली
वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि सोशो एंड कॉमन सेंस के साथ ताल्लुकात रखती भी है, नहीं भी रखती है ना, तो इसमें डिस्कशन करने की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बच्चों ने आराम से किया होगा। ओके, देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स में कैसे सोशोलॉजिकल हम जो इंक्वायरी रिसर्च करते हैं उसमें क्वाली एंड क्वांटी कैसे सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। तो ये हमने जैसे एक फुल लेंथ टेस्ट में एक क्वेश्चन था हमारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, तो उसमें क्वांटी क्वाली कैसे सप्लीमेंट करते हैं हमने पूछा था, एंड डिफरेंशिएट कि नहीं सर लेकिन सप्लीमेंट नहीं करते, अलग अलग भी हैं कि अलग अलग चीज़ें निकाल के लाते हैं, अलग चीज़ें निकाल के लाते हैं तो ये कुछ और निकाल लाता है, ये कुछ और निकाल लाता है, हम इसको सप्लीमेंट्री बना सकते हैं, ठीक है, कि कैसे, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे क्वांटी में स्टडी लार्जर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स क्वांटी में, लेकिन क्वाली में हम क्या करते हैं कि सर हम जो थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करने की बात करते हैं, तो इन डेप्थ किसी किसी का केस स्टडी निकाल रहा है, किसी का डेप्थ में निकाल रहा है, लेकिन ब्रॉडर पूरी आबादी का विटनेस कर रही है, वो क्वांटी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट किया जा सकता है, जो एक चीज को जनरलाइज करने की पॉजिटिव जो पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो आप इसको बताइए, लेकिन एंड देन वो भी बताइए डेफिनेटली यहाँ पर कि कैसे कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट वो नहीं कर पाते। ओके, देन कार्ल मार्क्स पर सवाल, जो कार्ल मार्क्स पर हमने काफ़ी सारे वैल्यूएशन डाले हैं, जिसमें से एक हमने डायलेक्टिक्स पर भी डाला था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीगल से जैसे कैसे डायलेक्टिक्स मार्क्स ने उसको बोरो करके कैसे उसको चेंज किया, तो आपने एग्जामिन करना था यहाँ पर कि जो डायलेक्टिक्स है, ठीक है, जो मार्क्स ने वेरियस जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, मार्क्स ने जैसे बताए वेरियस एमओपीज बताए, वहाँ पे क्या क्या डायलेक्टिक्स रहे, ठीक है। तो इसमें ना ये मुश्किल सवाल नहीं है, आपको ऐसे देख के घबराना नहीं है कि डायलेक्टिक्स पूछ लिया ये क्या होता है। अरे मार्क्स की तो जिंदगी में पूरा का पूरा था ही सब कुछ डायलेक्टिक्स ना, कि एक फोर्स आ रही है उसको कैसे दूसरी फोर्स उसको चेंज करने की कोशिश करती है, एंड एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन निकलाता है। फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म से डायलेक्टिक्स चलेंगे, उसके बाद सोशलिज्म आएगा, एंड देन डायलेक्टिक्स चलेंगे, एंड कम्युनिज्म आ जाएगा, अंत हो जाएगा हिस्ट्री का, ठीक है। तो ऐसे मार्क्स कहते हैं। तो डायलेक्टिकल फोर्सेस कौन सी थी, आपने उनको बताना है कि एलियनेशन भी है वहां पर, ठीक है, वेरियस फोर्सेस चलती हैं, अकॉर्डिंगली हमारे एमओपीज मूव करते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब घबराने की बात नहीं है, शब्द देख के घबराना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट समझना है आराम से यहाँ पे अप्लाई होता है। देन मैक्स वेबर की बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का क्या वो आयरन केज बन सकती है, वो बोलते हैं ना कि आयरन केज ऑन अ कोल्ड नाइट, ठीक है। तो एक हम ऐसे कि वो कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी इतना 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 स्टैंडर्डाइज कर देगी, इंसान एक आयरन केज में जैसे जकड़ा जाएगा, उसको लगेगा सब प्रोसेस तो चल रहे हैं लेकिन इसके बाहर में जा ही नहीं सकता, एफिशिएंसी वगैरह मेरी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के पहले फीचर्स बताएं, देन उनके बाद आप बताएं कि कैसे वो आयरन केज की बात करते हैं, क्योंकि जिससे फ्रॉम विच देयर इज नो एस्केप, ये ब्यूरोक्रेसी के जो चैप्टर में पढ़ा हुआ बिल्कुल सरल सवाल है, एंड इसमें भी आपको पेपर में मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए थी। देन जो सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताएं, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। सोशल मोबिलिटी क्या होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे मर्जी चाहे आप बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड देन एग्जांपल भी लेके पूछा हुआ है आपसे, एजुकेशन के बारे में बताएं कि कैसे एजुकेशन वाला टॉपिक लेकर आए वहां पर कि एजुकेशन कैसे आपकी ओवरऑल मोबिलिटी में कंट्रीब्यूट भी करती है लेकिन नहीं भी करती। मैंने एक यूट्यूब पर भी डाला था वीडियो कि जिसमें लिखा हुआ था टिरेनी ऑफ मेरिट, कि कैसे मेरिट कहने की बात तो है लेकिन नहीं है, ठीक है, और कि कैसे कॉर्नर किए जा रहे हैं बार बार बहुत सारे रिसोर्सेज बाय टॉप एलीट्स, ठीक है। तो इसीलिए एजुकेशन करती भी है नहीं भी करती, दोनों ही पक्ष दिखाने पड़ेंगे आपको सोशल मोबिलिटी से जुड़े हुए। ओके, देन वर्क फ्रॉम होम, है ना, कंटेम्प्रेरी टॉपिक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बहुत टाइम से, लास्ट टाइम पूछा गया था वर्क फ्रॉम होम पे हमने सवाल भी कवर किया, और सवाल कवर करने का पर्पज यही था कि बच्चों को थोड़ा एजुकेट किया जाए एंड ऑन द स्पॉट कुछ बनाना पड़े, तो बच्चे ने अच्छा बनाया। एंड देन कि कैसे वर्क फ्रॉम होम से सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क चेंज हो रही है, तो वर्क फ्रॉम होम के बारे में आप बताएं, जेंडर का एंगल भी ले सकते हैं, ठीक है, एंड उसमें आपको जो वेरियस जो फैमिली का एंगल ले सकते हैं। मैं आपको अगर ब्रॉडर बताऊं, हमने भी ना रिसेंटली एक हमने वो भी किया था, एक जो अपने हमारे जैसे मेंस जो देने जा रहे थे बच्चे, उनके साथ हमने एक जो ऑनलाइन हमने एक वो जो वेब चैट भी किया था, ठीक है, जैसे जो गूगल मीट टाइप, तो उसमें भी हमने बच्चों से सवाल पूछा था कि अगर आपको ऑन द स्पॉट ऐसे सवाल आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो FMCG RCR एक्सेट्रा बिल्कुल बेसिक फ्रेमवर्क यूज करके बच्चों ने आंसर बनाए। तो कम से कम बस सिर्फ यही था कि बच्चे प्रिपेयर होना शुरू हो गए कि कम से कम अगर वो सवाल देखते रहेंगे तो दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि मुझे करना क्या है। ओके, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो यहाँ पर एक जो बहुत ही मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर मर्टन पर एक सवाल एक्सपेक्टेड क्यों था, क्योंकि देखो जैसे ना जो कोविड चल रहा है, कोविड में लोगों को कहा गया कि आप मास्क लगाइए, बहुत से लोगों ने मास्क लगाया तो हुआ है लेकिन नाक के नीचे लगाया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, मीन्स तो पूरे किए हुए हैं लेकिन गोल अचीव नहीं हो रहा। तो मर्टन की हमने जैसे मैंने वही उस गूगल मीट में बात कर रहा, मैंने बच्चों को कहा मैंने कि आप प्लीज मर्टन की तरह से इसको मास्क या फिर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को
आप समझ सकते हैं, ठीक है। एंड उसका एक ये वाला जो चार्ट बना के रखना, गोल्स एंड मीन्स, अगर यूपीएससी पूछे तो वहां पर आप बता सकते हैं, अगर नहीं पूछे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सूटेबल एग्जाम्पल की बात भी कर ली, घर से बना के गए थे, घर से थोड़ा सोच के गए थे, तो वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। दिक्कत नहीं आती कि कौन सा कन्फॉर्मिस्ट है, कौन सा इनोवेटर है, बाकी इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ना, पढ़े लिखे में से आ जाए चीजें तो क्या बुराई है उसमें। ओके, देन जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आ गया, वो कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिश करना है अगर हमने जेंडर इक्वालिटी इन द इनफॉर्मल सेक्टर, क्या क्या किया जाए। पहले आपको जेंडर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, देन इनफॉर्मल लेबर से जोड़ना पड़ेगा। यूपीएससी ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट किया यहाँ पर, एंड दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनफॉर्मलाइजेशन अगर ऑफ लेबर होती है उसमें हमारे विमेन इंक्रीजिंगली जो अनइक्वली वहां पे सामने निकल के आती हैं, उनको वेज कम मिलती है, एंड कैसे उनको जो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, पैसे कम मिलने के साथ साथ उनको ओवरऑल अगर हम देखें तो टेन्योर की भी सिक्योरिटी नहीं होती, जॉब्स भी बहुत लो स्टेटस मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें कि ओवरऑल जेंडर वेज गैप पे हमने एक्स्ट्रा टॉपिक कवर किया हुआ है, एंड मेंस क्रैश कोर्स में फॉर्मल इनफॉर्मल में कैसे लेबर मोबिलिटी को इंपैक्ट करता है, जिसमें जेंडर एक एस्पेक्ट भी है। उसके बाद एक यूट्यूब पर हमारी जो 2 मिनट सीरीज चलती हैं, वहाँ पर जेंडर गैप रिपोर्ट है, बहुत ही मैंने सबसे पहला 2 मिनट सीरीज यही बनाया था, क्योंकि थोड़ा सोशोलॉजिकल एक हमारा इमेजिनेशन तो रहती है, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। इसमें बहुत आगे सिर्फ ये ना 2 मिनट का लेक्चर है, जिसमें मेरी 50 सेकंड मेरी अकर बकर है जो फालतू बातें हैं। 2 मिनट के लेक्चर में यू विल गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू राइट इन एनी आंसर, जहां पर आपको जेंडर से जुड़ी हुई कुछ बातें लिखनी है, इक्वालिटी से जुड़ी बातें लिखनी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। रिपोर्ट का एक तरह से क्विक समरी है। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं परेटो का बता दीजिए सर्कुलेशन ऑफ एलीट कि आज के समाज में कैसे नजर आएगा। तो सर्कुलेशन ऑफ एलीट बताएं कंटेम्प्रेरी समाज में कैसे कि वेरियस तरह से जो कॉर्नर किए जाते हैं रिसोर्सेज, उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। पर जो परेटो कैसे टेक्नोलॉजिकली या नॉलेज के पॉइंट से एंड कैपिटल के पॉइंट से आप डैरेंडॉफ को लाके यहाँ पे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तभी, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रेजेंट सिनेरियो में आपको इसको यूज करना थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा ऑन द इजियर साइड, ठीक है, कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि कैसे ये वैलिड भी है, कैसे ये वैलिड नहीं भी है, कि हमारे यहाँ पे मोबिलिटी एटसेट्रा होनी शुरू भी हो गई है। ओके, देन टाइलर एंड मैक्स म्यूलर, ठीक है। आपने रिलीजन में कंपेयर करना था, ऐसा नहीं है कि हम हार्डकोर हम टाइलर पढ़ रहे हैं, हार्डकोर मैक्स म्यूलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नॉलेज है, हमें कुछ नॉलेज हम ब्लैंक ड्रॉ नहीं करेंगे, है ना। एक तो कंपलसरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें कम करना ही करना है, ब्लैंक छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए इसमें कुछ तो लिखने को मिल जाए, तो कम से कम वो है कि क्लास नोट्स में टाइलर पे तो डिस्कशन है, म्यूलर पर लेकिन बहुत थोड़ी बहुत है। म्यूलर ने क्या किया था, इमोशनल नीड्स के जैसे देखता है वो, है ना, कि जैसे साइकोलॉजिकल ही दोनों साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट लेकर आते हैं, कि टाइलर लेके आते हैं इंटेलेक्चुअल नीड्स एंड म्यूलर इमोशनल नीड्स। अगर इतना सा हमें पता लगना शुरू हो जाए कि म्यूलर ने नेचरिज्म या पर्सोनिफिकेशन, यूट्यूब पर भी लेक्चर पढ़ा हुआ देख सकते हैं आप, ठीक है, रिलीजन की थियरीज। तो यूपीएससी की मर्जी है ना, यूपीएससी भगवान है, मालिक है, जो मर्जी हमसे 2 उठा के पूछ ले, हम तो बहुत सारे पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक जैसे मैं आपको चाहता हूँ बताना, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर एक जो मुझे आई स्टिल रिमेंबर, तो मैंने सर्च भी किया उस चीज़ को, वहाँ पर मैंने मैम को बोला सर्च कर दें, ठीक है, कि वहाँ पर ना एक बच्चे ने किया हुआ था, सर कि क्या एक बार टाइलर का आइडिया थोड़ा बेहतर समझाना, तो वहाँ पे हमने कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो वो टेलीग्राम ग्रुप्स में बच्चे सवाल पूछ लेते हैं, एंड बच्चों के सवाल को लेकर हम थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, हम भी थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं, तो बिकम्स अ वेरी वेरी हेल्दी प्लेस टू डेवलप मोर आइडियाज, मोर कॉन्सेप्ट्स। यूपीएससी क्या पूछ ले, है ना, नोबडी कैन से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिस्कशन हुई थी, ऐसे अनगिनत हजारों डिस्कशंस हैं, लेकिन एक रिसर्च करके जो शायद फायदा मिला किसी को, तो यहाँ पर मैंने नाम छुपा लिया उनका बच्चों का, ठीक है। तो लेकिन अच्छी चीज़ है, आई एम रियली थैंकफुल कि बच्चे वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे अपना थोड़ा हेल्दी रखते हैं एनवायरनमेंट, एंड दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड वी ट्राई टू गिव देम द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो एग्जाम में हमसे शायद पूछे जाएं। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि कल्ट क्या होती है। मुश्किल सवाल नहीं है कि ग्रोथ ऑफ कल्ट क्यों है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। जो अगर कल्ट पढ़ रहे हैं तो आज के समाज में ग्रोथ सेक्ट्स की, कल्ट्स की पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, कि आज के समाज में क्यों है इतने सारे। तो हमने इसके बहुत सारे रीजन हैं, यहाँ 4-5 लिखे हुए हैं, लेकिन पूरे लेक्चर में देखेंगे आप 8-9 कारण मिले हुए हैं कि आज के समाज में क्यों है, ठीक है। यूट्यूब पर भी लेक्चर पड़ा हुआ है, ऐसे कोई हाई फाई मैं चीज़ नहीं बता रहा। ओके, देन जो टैलकट पार्सन्स की बात करते हैं कि क्या उनकी जो सोशल चेंज की थ्योरी इनफ है। सर इनफ तो कोई भी थ्योरी नहीं है सोशल साइंसेज में, ठीक है। तो थ्योरी बतानी पड़ेगी, चैप्टर 10 में भी गिवन है थ्योरी, ठीक है। एंड देन न्यू एवोल्यूशनरी थ्योरी में पढ़ते हैं हम, जो पार्सन्स को क्लास नोट्स में ही है, यूट्यूब पर भी गिवन है, आई एम श्योर, ठीक है। तो यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रही है, एंड कैसे वेरियस समाज बनते हैं। क्रिटिसिज्म भी है कि कैसे इनके कुछ चीज़ें जो इनफ नहीं नजर आती, आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे वो बोलते हैं ट्रेडिशनलिज्म एंड रैशनलिज्म स्टेटस कोएस्ट है, बहुत बड़ी बात है कि ये बोलते हैं जैसे जब आप साइबरनेटिक जो है जो हायरार्की की बात भी करते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं, वहाँ भी बोलते हैं कि सोशल
सोशल ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा, फिर से सोशल ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। तो पार्सन्स की जो थियरी है सोशल चेंज की, वो ऑर्डर मेंटेनेंस की थियरी है। तो इसीलिए जो होम्योस्टैटिस की थियरी है, होम्योस्टैटिस वो लिखते हैं खुद ही, तो इसीलिए आप इसको यूज करें, आंसर में डालें। 10 मार्कर ही है, बहुत सारा डालने का हमें मौका नहीं मिलेगा, बट वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट है। ओके, देन लॉकडाउन लगा है ना, लॉकडाउन लगा, उस पर पूछा गया कि माइग्रेंट लेबरर्स के साथ अन्याय हुआ, उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, माइग्रेंट लेबरर्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस, पूरा हमने एक वैल्यू एडिशन डाला था हमने, इंटरनल माइग्रेंट्स, कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, वैल्यू एडिशन टॉपिक, क्या क्या इशू फेस किए, एक एक चीज़ लिखी यहाँ पर। सोशल इशू का मैंने लेक्चर पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी मैंने रिसेंटली पूरा इस पर और डिटेल बताया कि क्या क्या माइग्रेंट लेबर्स को जो पॉसिबिलिटी जो थी, जो उनके चैलेंजेस की क्या क्या, उसके अमिताभ कुंडू के हमने आर्टिकल्स पढ़े वहाँ पर। एंड देन ओवरव्यू दीजिए इसका, पूरे इश्यूज फेस किए एंड क्या क्या सरकार ने कदम उठाए, प्लीज पक्का बताइएगा सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, क्या क्या इशू फेस किए विद पीपल, है ना, जो रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। देन दोस्तों आगे बढ़े अगर, तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स में कैसे वो एक दूसरे को डायलेक्टिकली एक दूसरे की मदद करते हैं, एंड जो ओवरऑल देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड जो ओवरऑल हम जो डेमोक्रेटिक गोल्स होते हैं या फिर पूरे समाज में कैसे जो एक दूसरे को प्रमोट करते हुए समाज की भी मदद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो आपने ये बताना है कि ओवरऑल, है ना, मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, चैप्टर 7 में हम पढ़ते हैं इसको, पेपर 2 में भी काम आता है हमें। एंड देन उसके बाद आपने जैसे यहाँ पर जो चीज़ जो बतानी है इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं एंड कैसे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, काउंटर भी चल जाते हैं कई बारी। ठीक है, तो ये एक मेंस क्रैश कोर्स में सवाल था, तो अगेन मार्केटिंग चलती रहनी चाहिए दोस्तों। एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं कि जो रिलीजियस रिवाइवलिज्म, है ना, मुश्किल सवाल नहीं है। चैप्टर जब चैप्टर 8 या चैप्टर 9 हम फैमिली रिलीजन के चैप्टर्स में जाते हैं, तो वहां पर ये जो कंटेम्प्रेरी है आजकल के, जैसे कोविड आया, मान लो कोविड के आने से लोगों का एकदम से लगा ना अनसर्टेनिटी हो गई, कभी भी जिंदगी खत्म हो सकती है, बहुत सारे लोगों की इकट्ठी खत्म हो रही थी, तो इसीलिए भगवान की शरण में जाना एटसेट्रा, तो बहुत एक कॉमन फिनोमेना जिसकी उम्मीद है। ठीक है, सोशोलॉजिकली तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म पे सवाल पूछे जाना भी थोड़ी उम्मीद लगती है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर हमने रिलीजन एंड सोसाइटी के चैप्टर में कवर भी किया हुआ है। मेंस की टेस्ट सीरीज में हमारा क्वेश्चन भी था कि आपने जैसे यहाँ पे पूछा है ना, आपने आपसे कमेंट करने के लिए पूछा है कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म अगर होगा तो ग्रोथ होगी, तो उसके क्या क्या कारण होंगे। कारण तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन मैं प्लीज आपको रिकमेंड करूंगा ऐसी चीजों में कि थोड़ा सा ना आप उसको एक्स्ट्रा ले जाके बताइए कि सर जो हमारे जो सेकुलर नेशन स्टेट्स हैं, जो नेशन स्टेट में जहां पे हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, ठीक है, सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि हम किसी की पक्ष नहीं लेंगे, तो उस जगह पर अगर रिलीजन रिवाइव होगा तो सर दिक्कतें हो सकती हैं, राइट्स भी हो सकते हैं, हमारी डेमोक्रेसी कैन ऑल्सो बी थ्रेटन्ड। ठीक है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा वो भी हमने वहाँ पे क्वेश्चन बनाकर डाला हुआ है, 2-3-4 पॉइंट निकाल कर डाल दीजिए, अच्छा आंसर बन जाता है। एग्जामिनर को भी लगता है थोड़ा आप थोड़ा सोच रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सोशलॉजिकली सोच रहे हैं। ओके, पेट्रियार्की के पैटर्न पूछे गए हैं आपसे कि कैसे बदल रहे हैं वर्क प्लेस में और फैमिली में। तो पेट्रियार्की क्या होती है, कैसे हमारा डिवीजन ऑफ लेबर भी करती है ना, वर्क प्लेस में पूछा गया है, घर के अंदर भी करती है, तो उसके बारे में बताएं। एंड देन बताएं कि कैसे बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, एंड जो डिवोर्स रेट वगैरह और जो इजी हो रहा है डिवोर्स रेट, उससे क्या हो रहा है कि घर में इक्वालिटी आ रही है। एंड देन उसके बाद जो चाइल्ड रेयरिंग और जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, उसमें भी जो मेल्स इंटरेस्टेड होंगे तो फैमिली में जो बर्डन है जो फीमेल पे थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन डबल बर्डन अभी भी देखने को मिलता है, आप उसको पॉइंट को भी बताएं। ठीक है, देन टेक्नोलॉजिकली जो चीज़ें आ रही हैं जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, है ना, ये सब चीज़ें, ये सब जो ऑनलाइन FIR एक्सेट्रा वगैरह डालना, इवन की बहुत सारे एक्ट्स हैं जो विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, वो भी ऑनलाइन अब हम साइबर बुलिंग एक्सेट्रा वो भी हम डाल सकते हैं कि यहाँ पर कि वो उसमें भी थोड़ा इजी हुआ है, पेट्रियार्की पे थोड़ा डेंट डल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप बताएं कि कैसे पेट्रियार्की के पैटर्न बदल रहे हैं मॉडर्न फैमिली में भी, वर्क प्लेस में भी, एंड ओवरऑल सोसाइटी में भी। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टेट की प्रोटेक्शन, स्टेट यहाँ पे मीडिया की अटेंशन, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये बता सकते हैं कि विमेन की जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है दैट स्टिल कंटिन्यूज अनअबेटेड। तो अकॉर्डिंगली और जो ऑब्जेक्टिफिकेशन जब विमेन की हो जाती है उसके कारण पेट्रियार्कल जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट फॉर्म में नजर आते हैं। विमेन की जो रेपुटेशन, विमेन की जो इमेजिनेशन जो हम करते हैं, जब द वे वी इमेजिन विमेन इन द सोसाइटी, वो काफी उस पर डेंट लगता है, चोट पहुंचती है, काफी नीचे गिरती है वो एक इमेज। तो अकॉर्डिंगली पेट्रियार्की मेंटल गेम भी बन जाती है फ्रॉम अ फिजिकल गेम। ठीक है, तो ये आप ऐसी बातें लिखेंगे तो डेफिनेटली नंबर मिलने के चांस भी बढ़ते हैं। ठीक है, नाइला का बीर एक्सेट्रा बहुत सारे थिंकर्स हैं वहां पर लिख सकते हैं। ओके, देन डिपेंडेंसी थियरीज की आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन पूछी गई कि आज के ग्लोबल सिनेरियो में। ठीक है दोस्तों,
इसमें ना कोई ना नई चीज़ नहीं है। रॉल प्रेबिश के बारे में बताते हैं बच्चे, हम बता सकते हैं एजी फ्रैंक के बारे में, जो समीर अमीन के बारे में बता सकते हैं, बनाना रिपब्लिक के बारे में बता सकते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो आज का ही है, समझ आता है, वो बिल्कुल समझ आता है। लिख सकते हैं आप कि कैसे ग्लोबल ऑर्डर में आप इवन की अगर जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वो क्लाइमेट चेंज किस तरह से हम डिपेंडेंट हैं कि अगर अमीर कंट्रीज टेक्नोलॉजी देंगी, अमीर कंट्रीज पैसा देंगी, $100 बिलियन की हम बात करते हैं पर एनम, तो ही कुछ हो पाएगा गरीब कंट्रीज का, है ना। ये डिपेंडेंसी तो है। लेकिन यहाँ पर हमने एक सवाल पूछा था दोस्तों, वो सवाल का अगर आपको जवाब याद होगा तो आपके आंसर में एक डेफिनेटली डिफरेंट एज होगा। वो कह रहे हैं कि जैसे जो स्टार्टअप्स हैं हमारे देश के, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, उनकी जो फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग भी तो अमीर कंट्रीज की जो वही कर रही है, टाइगर ग्लोबल एटसेट्रा, बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। तो वो डेवलप्ड कंट्रीज की ही जो कंपनीज आके हमारे इंडियन स्टार्टअप्स में पैसा डाल रही हैं। क्या ये एक नया दौर है इंपीरियलिज्म का? आपने रेलिवेंट एग्जांपल्स लेके इसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो 20 मार्कर है, ये इसमें से हम 12, 13 या 14 नंबर भी निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। सर नई तरह का इंपीरियलिज्म लग रहा है कि आपके होम ग्रोन स्टार्टअप्स हैं बट आर एक्सट्रीमली फंडेड, हाई लेवल की फंडिंग है फ्रॉम 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 जो कौन सी जो फाइनेंसेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, देन दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ग्रोइंग सेलियंस की बात करते हैं कि एथनिसिटी आज के समाज में कैसे बढ़ रही है, घट रही है। तो एथनिसिटी तो है ना हमेशा से आज के समाज में, क्या जो कार्ल डॉयच से लेके गेलनर, वॉलस्टीन, हैबरमास, ग्लेजर, है ना, बहुत सारे थिंकर्स, पॉल ब्रास तो सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है whenever it comes to ethnicity, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, इनके मॉडल्स भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। एथनिसिटी से सब एथनिसिटी का जन्म भी होता है। एंड देन ऐसे मान लीजिए कि आपने एक राज्य अलग कर दिया भारत में, लेट्स से इमेजिन कीजिए कि आपने अलग स्टेट बना दी बेस्ड ऑन एथनिसिटी, लेकिन उस स्टेट में सब स्टेट्स की डिमांड शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो सेलियंस, उसको समझना कि एथनिसिटी है क्या, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। आपने यूके में ब्रेक्जिट कर दिया, मान लीजिए कि यूके वालों ने ब्रेक्जिट दबा दिया, एंड देन उसके बाद ब्रेक्जिट के बाद अभी वो कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड वाले कह रहे हैं कि हमें अलग होना है, लंदन वाले कह रहे हैं हमें थोड़ा सेपरेट बनाना है, वहां पे वेल्स वाले कह रहे हैं हमें अलग होना है। तो सब एथनिसिटी समझना भी जरूरी हो जाता है आज के मॉडर्न समाज में। एग्जांपल लेके आप आराम से समझा सकते हैं। ओके, देन नेचर ऑफ किनशिप कैसे बदल रही है? आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चर बदलता है तो नेचर भी बदल जाती है किनशिप की, एंड थोड़ा किनशिप के बारे में बताएंगे। सर किनशिप में क्या क्या हमारे जो डायरेक्ट किन्स होते हैं, शेयर्ड किन्स होते हैं, नाम बता सकते हैं, यहाँ पे इमेज आधी है। एंड देन उसके बाद जो इक्वल एंड सिमेट्रिकल, एंड देन उसके बाद जो हमारे बदलाव हो रहे हैं किनशिप में, कि हम ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हमारे एक भाई और एक बहन था, तो पहले हम शायद भाई को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, बहन को कम, अभी बराबर होते जा रहे हैं। एंड इवन की चाहे पापा की साइड के कजन है, चाहे मम्मी की साइड के कजन है, बराबर होते जा रहे हैं। इक्वल, सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल डिसेंट का जन्म हो रहा है, इसको समझा सकते हैं आप। एंड ओवरऑल कैसे हमारा जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, किनशिप, है ना, हमारे रिश्तेदारियां कैसे बदल रही हैं आज के समाज में, ये आपसे पूछा गया है। सोशोलॉजिकल टर्म्स यूज करेंगे, सोशोलॉजिकल थिंकर्स यूज करेंगे, आंसर बनाएंगे, ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक क्या हमें एनेबल करता है कि जो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे कोविड-19 के, उससे बचने के लिए। लास्ट ईयर भी सिमिलर सवाल पूछा गया, हमने इसको अटेम्प्ट किया, इस साल भी पूछ लिया, बढ़िया है। उम्मीद कम होती है इसे दोबारा रिपीट होने की एक ही साल में, लेकिन चलो हो गया। तो हमने मेन सेशन में हमने सवाल पूछा, मैं आपको चाहता हूं बताना, बहुत ही हमने जो ऐसे सोच समझ के होता है ना, शेरो शायरी टाइप एक सवाल बनाया था, वो कि हमारी जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं वो टेक्नोलॉजी के कारण आती हैं, ठीक है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक यूज कर लिया मान लो, है ना, प्लास्टिक से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, या फिर मतलब हम बोलें कि ओशन एटसेट्रा में जो हमारे जो बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं प्लास्टिक से, माइक्रो प्लास्टिक एटसेट्रा से। देन उसके बाद जो फॉसिल फ्यूल से हमारा बहुत सारा जो जलवायु में जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा, तो उसका हम सॉल्यूशन भी हम टेक्नोलॉजी में ढूंढते हैं कि ये कार्बन कैप्चर कर लेगा, ओके, ग्रीन एनर्जी बना देंगे। हम उससे दूर नहीं जा पाते टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसका आंसर भी हम टेक्नोलॉजी से ढूंढते हैं। फेराबेंड क्या बोलते हैं इसको, जो कि टेक्नोलॉजिकल एनार्किज्म, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको यूज कीजिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बताइए कि क्या, जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, हमने 48 डेज वाला हमारा कोर्स था, उसमें हमने उसको जो डिस्कस भी किया था कि क्या इंसानियत जो है मर्सी पर है नेचर के या साइंस के, टेक्नोलॉजी के, कि नेचर कुछ प्रॉब्लम लेकर आएगी, साइंस टेक उसको उपचार ढूंढेगी, या साइंस टेक अगर कुछ मैसअप कर देगा। ऐसा हो सकता है ना कि वायरस बन गया हो लैब में एंड वो पूरी दुनिया को उसने खराब कर दिया, नेचर में उसने थोड़ा छेड़छाड़ कर दिया साइंस टेक ने, तो क्या हम मर्सी पर है नेचर साइंस टेक के? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर कि कुछ वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व भी होती हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होती हैं, एंड अकॉर्डिंगली SDGs एटसेट्रा को यूज कीजिए, बढ़िया आंसर बनाइए, डाइवर्स आंसर बनाइए, मजा आएगा, ठीक है। एंड देन आखिरी सवाल था हमारा, वो कह रहे हैं कि जो रोल्स एंड फंक्शंस बताने आपने सिविल सोसाइटी के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, सिविल सोसाइटी के बारे में जो जैन आर्ट शोल्ट, है ना, जो हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सा कि सिविल सोसाइटी क्या क्या काम करती है, लेकिन सर कुछ उल्टा काम भी कर सकती है, एंटी डेमोक्रेटिक काम भी हो सकते हैं। ओवरऑल जो जनरल कुछ इश्यूज हैं, कुछ फायदे कुछ नुकसान, स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सारे हमने 2 टेस्ट में सवाल पूछा है, हमने तो बहुत ही हाई फाई बना के पूछा
पूछा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आया, विच इज़ अ गुड थिंग कि पढ़ के जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल देखे मज़ा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था आपके साथ सभी के साथ शेयर करना कि पेपर आया, पेपर में देखने में ऐसे कोई घबराहट वाली बात नहीं है, कंटेम्प्रेरी चीज़ें पूछी गई हैं। इट्स अ वेरी गुड पेपर। यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है, चीज़ों को इंटर रिलेट करवाता है, एथनो मेथोडोलॉजी के साथ वो आपसे रिलायबिलिटी को जोड़ देगा, है ना, एंड देन सेंसस के साथ डेटा कलेक्शन को जोड़ देगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑन द स्पॉट सोचो, इतने घबराने डरने की बात नहीं है। बाकी जो और भी पढ़ते रहेंगे, कुछ अगर आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, डेफिनेटली कमेंट्स में लिखिए, एंड बाकी बच्चों की उसमें हेल्प भी होती है। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोस में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।